गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं एरे। सेकंड चैप्टर है अपने, ठीक है। अब जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी और डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार थे उसमें। अब जो अपना चैप्टर है सेकंड, और सेकंड चैप्टर का नाम है एरे। अब एरे की बात करें तो एरे का अपन उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, एक तो उसका इंट्रोडक्शन यानी एरे क्या होता है उसका परिचय, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन और फिर उसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो एरे का इंट्रोडक्शन होता है कि समान प्रकार के अगर कोई डाटा होते हैं, ठीक है, सेम टाइप के अगर कोई डाटा होते हैं और उन डाटा को अगर अपने स्टेप बाय स्टेप यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ऐड करने हैं तो फिर उसमें अपन एरे का उपयोग करेंगे। जैसे कैसे, यहाँ देख लीजिए आप एक बार, मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से डाटा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कि बात कर रहे हैं इंटीजर, ये एक डेटा टाइप है और ये है एक एरे का नाम, और यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स 5, ठीक है। अब ये तो मैंने डिक्लेरेशन कर दिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे मार्क्स 5 लिख दिए। अब जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने लिखी 10, फिर एक बार जब मैंने डाटा स्टोर किए तो उसमें ए की वैल्यू को क्या दर्शाया 10। अब जैसे ही मैंने वापस सेकंड बार डाटा को स्टोर करूंगा और वहां पर ए की वैल्यू लिखूंगा 5, ठीक है। फिर अगली बार मैं वापस अगर ए की वैल्यू 6 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली जो वैल्यू थी वो 10 थी। फिर जैसे मैंने सेकंड बार डाटा स्टोर किया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी ए की वैल्यू क्या होगी 10 हटके क्या होगी 5 आ गई। फिर उसके बाद मैंने थर्ड वैल्यू स्टोर की वापस, तो क्या कर दिया 5 हट गई और 6 आ गया। यानी इस प्रकार से, यानी सेम प्रकार के डाटा होते हैं, उनका डाटा को संग्रह करना ही एरे कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमें सेम टाइप के डाटा है और सेम टाइप के डाटा को बार बार संग्रह करनी पड़ती है, ठीक है। यानी बार बार उसको संग्रहण करना पड़ता है, यानी बार बार स्टोर करना पड़ता है, इसलिए अपन एरे का उपयोग करेंगे। और एरे के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक ही सेम प्रकार के जो डाटा होते हैं या एक ही प्रकार के जो डाटा होते हैं उनको अपन किस प्रकार से इसको स्टोर करते हैं, ये अपन एरे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन में होता क्या है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर are represented in memory by means of sequential location, that linear structure is called array। अब आपने पता हो तो लीनियर का मतलब क्या होता है, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर में जब अपने वीडियो बनाए थे तो उसमें पढ़ा भी था कि लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, यानी स्टेप बाय स्टेप। यानी अगर इसको हिंदी में कहेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब होता है रेखीय डाटा संरचना, ठीक है। यानी जब रेखीय डाटा संरचना के जो तत्व होते हैं वो क्रमिक स्थान के माध्यम से स्मृति में दर्शाया जाता है, यानी उसको मेमोरी में दर्शाया जाता है या मेमोरी में प्रदर्शित किया जाता है, उसको अपन रेखीय संरचना को एरे कहते हैं। यानी इस प्रकार से अगर कोई एरे होते हैं तो इस प्रकार के एरे को अपन क्या कहते हैं, संरचना को एरे कहते हैं। यानी कैसे, किस प्रकार से अपन रेख के संरचना में दर्शाएंगे, कि जैसे ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये बताया मैंने कि ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 दर्शाई, फिर ए की वैल्यू मैंने 5 दर्शाई, फिर सेकंड थर्ड में मैंने ए की वैल्यू 6 दर्शाई। इसी प्रकार से मैं अगर यहाँ ए की वैल्यू 7 दर्शा देता हूँ, यानी 7 को प्रदर्शित करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यानी एरे में क्या करेंगे, एरे में इसको सीक्वेंस वाइज स्टोर करेंगे, यानी सीक्वेंस वाइज इसको प्रदर्शित करेंगे। और फिर उसके बाद इसको प्रदर्शित करने के बाद ये जो सीक्वेंस होता है उसको अपन कहते हैं रेखीय संरचना, ठीक है। रेखीय संरचना को ही हम अपन एरे कहते हैं, यानी जो सीक्वेंस वाइज होते हैं उनको अपन एरे कहते हैं, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट बात है कि एरे की डेफिनेशन क्या है। अब ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब एरे की जो डेफिनेशन है वो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, बीच में आपको लिखना नहीं है, जब तक मैं समझाऊं तब तक आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आप समझो और जो जो मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं एरे की डेफिनेशन क्या है।
तो यहाँ लिखा हुआ है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डाटा टाइप। यानी एरे एक संग्रह है किसका? समान डाटा प्रकार के, यानी एक समान डाटा प्रकार का एक संग्रह है और वो संग्रह एरे कहलाता है। ठीक है, यानी इसको अगर हिंदी में आपको लिखना है तो ये लिख दीजिए कि एरे समान डाटा प्रकार को एक समान डाटा प्रकार का एक संग्रह है। एरे कैसा है? समान डाटा प्रकार का एक संग्रह है। ठीक है, अब एरे का उपयोग किस जगह उपयोग आता है, यानी ये तो हम समझ ले कि एरे की डेफिनेशन क्या है कि एक ही प्रकार के अगर कोई डेटा है और उन डेटा को अगर हम संग्रह करेंगे या उसको स्टोर करेंगे तो वही हमारे पास क्या कहलाता है? एरे कहलाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पर आएगा? यानी एरे का उपयोग उन मामलों में किया जाएगा जहां पर एक ही डेटा प्रकार के तत्व की काफी बड़ी संख्या है। यानी अगर मैं यहां पर कह दूं कि आपको एक सब्जेक्ट लिया है, जैसे हमने यहां पर सब्जेक्ट लेते, पहले तो हम यहां लिखते हैं डाटा टाइप इंटीजर। अब मैं यहां पर आपको कहता हूं मैथ सब्जेक्ट है और उस मैथ सब्जेक्ट में आपको 30 स्टूडेंट है। ठीक है, और उन 30 स्टूडेंट के आपके क्या करना है? मार्क्स स्टोर करने। ठीक है, ये तो क्या है? सब्जेक्ट है। अब अपन यहां पर जैसे इंटीजर लिया, अब मैंने आपको बताया 30 स्टूडेंट के आपको मार्क्स स्टोर करने हैं। किसके हैं? सब्जेक्ट है मैथ, तो यहां पर मैं लिखता हूं मार्क्स और ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट 30 स्टूडेंट लिख दिए। अब 30 स्टूडेंट के आपको मार्क्स स्टोर करने हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 2 3 ऐसे करके पूरे के पूरे आप 30 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करोगे। तो एरे में क्या कहता है कि हमारे पास सब्जेक्ट तो हमारे पास सेम ही है, मैथ का ही है। अब उस मैथ के सब्जेक्ट में ही 30 स्टूडेंट के आपको मार्क्स को स्टोर करना है, तो इसीलिए अपन एरे का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बताया गया है कि एक ही प्रकार के अगर कोई डाटा है और उनको आप बड़ी संख्या में स्टोर करना है तो उस समय अपन एरे का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि एरे का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो यहां लिखा हुआ है कि एरे इज यूजफुल इन ए केस वेयर क्यूट लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप नीड टू बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। यानी एरे उस मामलों में उपयोगी है जहां एक ही डेटा प्रकार के तत्वों की काफी बड़ी संख्या को संग्रहित और संसाधित करने की आवश्यकता होती है। यानी अभी बता दिया मैंने आपको कि जब हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट है और उसमें, जैसे अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, जैसे मैथ सब्जेक्ट में 30 स्टूडेंट लिए थे, ये बताया मैंने आपको, यानी सब्जेक्ट मैथ है, इसमें मैंने 30 स्टूडेंट लिए और उसके क्या करना है? मार्क्स को स्टोर करना है। अब ये क्या है? 30 स्टूडेंट तो काफ़ी बड़ी संख्या है और ये लार्ज नंबर है, इसलिए इन लार्ज नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एरे की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आता है एरे के टाइप। अब एरे के टाइप की बात करें तो एरे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको बाद में नोट डाउन करना है, अभी तो फिलहाल आपको समझना है और साथ में जैसे ही समझ लो तो स्क्रीनशॉट भी साथ में खींचते रहना है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एरे, यानी एरे के प्रकार। अभी जो हमने पढ़ा, पहले तो एरे का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद एरे का डेफिनेशन पढ़ी एरे की, और उसके बाद हमने एरे का उपयोग पढ़ लिया, और एरे के उपयोग के बाद हम पढ़ रहे हैं एरे के प्रकार, यानी एरे कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करें तो एरे 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के, यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ एरे। आप ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इनमें से जो 2 प्रकार बताए हैं कौन कौन से हैं? सिंगल ऑब्लिक 1 डायमेंशनल एरे, यानी एकल या एक आयामी एरे। ठीक है, और सेकंड जो नंबर है वो मल्टी डायमेंशनल एरे, बहुआयामी एरे, या फिर आप उसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसे अपन कहते हैं एक विमीय एरे या बहुविमीय एरे, यानी 1 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी एरे के जो 2 टाइप मैंने आपको बताए वो ये कौन कौन से हैं? 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे। अब बात करते हैं इन दोनों में से 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल जो एरे होते हैं
वो आप यहाँ समझ लीजिए एक बार, फिर उसकी अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी वन डायमेंशनल जो एरे होता है वो ये कहता है कि वन डायमेंशनल एरे या तो रो में और या फिर कॉलम में, यानी जिसे अपन कहते हैं रो या कॉलम, यानी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो रो को कहेंगे पंक्ति और कॉलम को कहेंगे स्तंभ। यानी वन डायमेंशनल एरो को अपन रो या कॉलम में दर्शा सकते हैं। अब रो या कॉलम में कैसे दर्शाएंगे कि मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया था कि ए की वैल्यू मैंने स्टोर की 10, फिर ए की वैल्यू वापस स्टोर की मैंने 5, फिर ए की वैल्यू वापस स्टोर की 6, फिर ए की वैल्यू वापस स्टोर की मैंने 7। तो इस प्रकार से जब डाटा स्टोर करने होते हैं तो ये मैं चाहे रो के अंदर प्रदर्शित कर सकता हूं या फिर मैं उसको कॉलम में भी प्रदर्शित कर सकता हूं। तो कैसे इसको रो और कॉलम में प्रदर्शित करेंगे वो एक बार आप यहां देख लीजिए। जैसे मैंने यहां पर वैल्यू को दर्शा रहा हूं, ये क्या हो रही है, रो बन रही, यानी यहां पर कॉलम बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी ये मैंने कॉलम बना दिए 1 2 3 और 4, यानी फर्स्ट ये भी ए और ये भी ए। यानी फर्स्ट जो ए की वैल्यू मैंने दी थी वो क्या थी 10, सेकंड जो मैंने ए की वैल्यू वो दी 5, थर्ड जो ए की वैल्यू दी वो मैंने 6 और लास्ट जो ए की वैल्यू दी वो मैंने दी 7। यानी ये जो मैंने वैल्यू दर्शाई है वो दर्शा दी आपको कॉलम के रूप में। और इसी प्रकार से अगर मैं इसको वैल्यू को रो के रूप में दर्शाना है तो इस प्रकार से मैं रो को बना दूंगा और इस प्रकार से मैंने आपके ये चार्ट बना दिए रो खंड, और इसके अंदर मैं वैल्यू दर्शा देता हूँ ए की, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं ए की वैल्यू दर्शा रहा हूँ, फर्स्ट ए की वैल्यू 10 है, सेकंड ए की वैल्यू 5 है, थर्ड ए की वैल्यू 6 है और फोर्थ ए की वैल्यू है वो 7 है। अब इस प्रकार से जब वैल्यू स्टोर करेंगे एरे के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर जो पहले ए की वैल्यू हमने एंटर 10 की थी और जैसे अपने ए की वैल्यू सेकंड एंटर करेंगे तो ये 10 हट जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। उसी प्रकार से जैसे ही मैंने अगली ए की वैल्यू 6 एंटर की तो 5 हट गए, फिर आगे 6, फिर ए की वैल्यू अगर मैंने 7 एंटर की तो इसका मतलब 6 हट गए। तो ये जो वैल्यू है आप वन डायमेंशनल एरे को कॉलम के रूप में या फिर रो के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आगे की बात करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा आपका 0 होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होगा 0, यानी A0 की वैल्यू क्या है 10, फिर अगला एलिमेंट A1 की वैल्यू 5, फिर A2 की वैल्यू 6 और फिर A3 की वैल्यू 7। यानी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फिक्स्ड है, इसकी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होगा 0, और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो सर आपने बता दिया कि 0 है, लेकिन लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि जो हमने एरे की साइज दिए रखी उस साइज से एक कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं यहाँ पर एरे की जो साइज है वो देता हूँ 4, क्या दे रहा हूँ 4, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए। तो ए क्या है, एरे का नेम, और इंटीजर क्या है, डाटा टाइप, ए एरे का नेम और ये एरे की साइज। तो एरे की साइज क्या है 4 है, यानी n-1 लास्ट एलिमेंट क्या होगा n-1, यानी जो एरे की साइज है उस साइज से एक कम। अब एरे की साइज क्या है 4 है, तो 4 से एक कम क्या हुआ 3, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो गया A3। तो समझ गए कि फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा आपका 0 ही रहेगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ये कह रहा है एरे की साइज से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं वन डायमेंशनल की डेफिनेशन। चलो बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे की। तो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इधर इन ए रो और कॉलम इन कॉलम द सच टाइप ऑफ एरे इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। यानी सभी तत्वों को जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को एक पंक्ति या स्तंभ में, यानी एक पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। तो आप जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर देना बाद में, फिलहाल तो आप इसको समझो, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इधर इन ए रो और इन ए कॉलम द सच
टाइप ऑफ एरे इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे, यानी जब सभी तत्वों को एक पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं, यानी सभी तत्वों को जब एक पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं, समझ गए कि सभी तत्वों को जब हम एक पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार से, यानी जब किया जाता है तो इस प्रकार के एरे को एक आयामी एरे कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक बार वापस आप इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये दे रखा आपका एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल है, ठीक है, यहीं ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। देखो कि किस प्रकार से अपन डाटा को कॉलम या स्तंभ में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पर मैं जो डाटा टाइप ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इंटीजर, और m क्या है मेरा मार्क्स है, और यहाँ पर जो लिए मैंने क्या लिए 5। ठीक है, तो अब इसको मैं कॉलम या रो में किस प्रकार से प्रदर्शित करूँगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पर बना देता हूँ। पहले तो रो बना देता हूँ मैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर बना देंगे अपन एक कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 5 स्टोर करना है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और 5। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पर m 0, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, m1, थर्ड एलिमेंट m2। अब आपको मैंने बताया था कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, यानी जितनी एरे की साइज दे रखी है, ठीक है, जितनी एरे की साइज दे रखी है उससे एक कम एरे की साइज क्या है, 5। तो 5 से कम कितने होते हैं, 4। 5 से एक कम है 4 हो गए, तो यानी लास्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 4। तो यहाँ पर हो गया m4। आ गया ना कि फर्स्ट एलिमेंट 0 है और लास्ट एलिमेंट हो गया 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी m0, m1, फिर उसके बाद m2, फिर उसके बाद m3 और फिर उसके बाद m4। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने एक बुक के अंदर मैंने नोटबुक के अंदर जो एग्जांपल दे रखा वही लेते हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, 72, फिर 43, फिर 80, फिर 90 और फिर 75। तो यही वैल्यू मैं आपके स्टोर कर रहा हूँ, यानी सबसे पहले 72, 43, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 90 और फिर उसके बाद 75। तो ये क्या मैंने ये जो 5 जो स्टोर किए हैं ये क्या मार्क्स स्टोर किए मैंने। ठीक है, तो ये जो स्टोर हुए वो रो के रूप में हुए, अब मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ वो कॉलम के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से एरे के अंदर अपन डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो नोट करने वाली बात है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इसमें बता दिया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट इन एरे क्या होता है, 0, यानी एरे में जो पहला तत्व होता है वो क्या है, 0। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट इन एरे वो क्या होता है, n-1, और एरे में अंतिम जो तत्व होता है वो n-1 होता है। या फिर आप उसे ये कह सकते हो कि 1 लेस देन द साइज ऑफ एरे, यानी जो एरे की साइज दे रखी है उससे एक कम। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 1 लेस देन द साइज ऑफ एरे, यानी जो एरे की हमने साइज देंगे उससे एक कम। अब वो कैसे, वो एक बार आप यहाँ समझ लीजिए पुनः, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर जो मैं एरे की जो साइज रख रहा हूँ वो 5 रख रहा हूँ, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट तो क्या हो जाएगा 0, और जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो क्या, ये एरे की क्या साइज है, तो इसमें से -1 कर दो, यानी क्या आ जाएगा 4, तो ये 4। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और देखो, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये क्या है, एरे का नेम, और यहाँ लिख दो मैं एरे की साइज, ये क्या है 10। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, एक लेस कर दो, यानी 10 में से एक लेस हो जाएगा, वो क्या होगा 9। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा 9। तो इस प्रकार से अपन फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को निकाल सकते हैं। समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, एरे की डेफिनेशन। अब एरे को
किस प्रकार से इसको डिक्लेयर करते हैं, यानी किस प्रकार से एरे की घोषणा की जाती है कि वन डायमेंशनल एरे होगा तो वो कैसे पता लगेगा। तो डिक्लेयर करने के देखो यहाँ दे रखा है कि एक यामी एरे की घोषणा, यानी ये आपकी इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये सिंटैक्स पूछ लेता है कि किस प्रकार से वन डायमेंशनल एरे की घोषणा किस प्रकार करते हैं, तो बताइए। तो मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, कि वन डायमेंशनल एरे की घोषणा अपन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो एक सिंटैक्स है इनका, कि कौन सा सिंटैक्स है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी याद रखना है, एक सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले आएगा डाटा टाइप, सबसे पहले क्या आएगा डिक्लेरेशन में, डाटा टाइप। सेकंड जो आएगा वो आएगा एरे का नेम, यानी एरे नेम, ठीक है। और थर्ड जो आएगा वो आएगा आपकी एरे की साइज, ठीक है नी। यानी फर्स्ट जो आ गया वो क्या आ गया, डाटा टाइप, सेकंड आ गया अपने एरे नेम, और थर्ड जो आ रहा है वो आ जाएगा आपका साइज ऑफ एरे, यानी यहां लिख देता हूं मैं साइज ऑफ एरे, यानी एरे की साइज। फिर उसके बाद सेमीकोलन से इसको बंद कर दीजिए। तो ये सिंटैक्स है और ये आपको याद रखना है, कंपलसरी है, याद रखना है। और याद रखना क्यों याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। अब मैं इसका अगर एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से इसको डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो क्या है, डाटा टाइप। अब डाटा टाइप किस प्रकार से, या तो इंटीजर, आप पढ़े हो 11th में कि डाटा टाइप कौन कौन सी है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये सब क्या है डाटा टाइप। तो यहाँ पर जो मैं डाटा टाइप है वो क्या ले रहा हूँ, इंटीजर। फिर एरे का नेम, एरे का नेम आप कुछ भी ले लो, जैसे मार्क्स ले लो, ए ले लो, बी ले लो। तो यहाँ पर जो मैं एरे का नेम ले रहा हूँ वो है मार्क्स। और उसके बाद में ये कोष्टक, फिर उसके बाद ये कह रहा है साइज ऑफ एरे, एरे की साइज मैं यहाँ लिख दूँ 10, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया अपना एरे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर, इंटीजर हो गया। अब सेकंड जो अपनी है वो क्या है, फ्लोट, और फ्लोट के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, और यहाँ पर कोष्टक बना के यहाँ पर लिख दी मैंने इसकी साइज 5, ये फ्लोट में भी डिक्लेयर हो गया। अब अगला जो डाटा टाइप है वो है कैरेक्टर, ये ले ली मैंने कैरेक्टर, और कैरेक्टर में मैंने यहाँ पर एरे का जो नेम है वो लिख दिया मैंने नेम, और फिर उसके बाद इसकी जो साइज है वो लिख दी मैंने 25, ये मैंने सेमीकोलन से बंद कर दिया। तो इस प्रकार से अपन वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये डिक्लेयर करने का आपको मैंने तरीका बता दिया। बस आपको याद क्या रखना है, याद रखना ये, यानी इसका सिंटैक्स, वन डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स याद रखना है। और अगर आपको सिंटैक्स याद है तो फिर आप वन डायमेंशनल एरे की घोषणा कर सकते हो, या फिर आप इसका डिक्लेरेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वन डायमेंशनल एरे। तो देखो आपको याद रखना है वो ये याद रखना, सिंटैक्स, डाटा टाइप, एरे का नेम और इसकी साइज। ये मैंने आपको बता दिया अलग अलग डाटा टाइप में किस प्रकार से इसको डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर में मैंने मार्क्स लेके 10 बता दिए, फिर फ्लोट में मैंने ए लेके 12 बता दिए, और कैरेक्टर में मैंने नेम लेके उसको 25 बता दिए, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी एक आयामी एरे का आरंभ कैसे करते हैं, यानी वन डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, यानी इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो देखो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि एरे का स्टार्ट कैसे करना है। तो ये कह रहा है आफ्टर इट डिक्लेरेशन गिविंग एलिमेंट टू एन एरे इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, यानी ऐलान करने के बाद किसी तत्व को तत्व देना ही एरे का इनिशियलाइजेशन कहलाता है। यानी यह आप अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, और इसको आप नोट डाउन कर देना। यानी तत्व देने के बाद, एरे के तत्व को देने के बाद अपन एरे का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कब, यानी इसके ऐलान के बाद किसी तत्व को तत्व देना,
एरे का इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ऐलान करने के बाद तत्व को तत्व देना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। और ये जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कंपाइलर टाइम इनिशियलाइजेशन, कंपाइल टाइम, और एक होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब उसमें से सबसे फर्स्ट आ रहा है वो है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। अब कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई तत्व है यानी जो एलिमेंट है और उन एलिमेंट को प्रोग्राम के अंदर ही एरे के लिए असाइन किया गया है, यानी जो एलिमेंट है और उन एलिमेंट को प्रोग्राम के अंदर ही एरे के लिए असाइन किया गया है, जबकि इसकी घोषणा कैसे करते हैं? अल्प विराम और मंझला कोष्ठक के साथ। यानी इनकी जो कंपाइलर टाइम की डिक्लेरेशन है वो कैसे करते हैं अपन, यानी प्रोग्राम के अंदर ही उनको अपन डिक्लेयर कर देंगे और उनकी जो घोषणा है अल्प विराम के सिंबल के साथ और साथ में इनको मंझला कोष्ठक के साथ इनकी घोषणा की जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए क्या है, और इसमें साथ में आपको मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बाद में नोट डाउन कर देना, अभी फिलहाल समझो। एलिमेंट्स आर असाइंड टू एरे विद इन द प्रोग्राम व्हाइल इट्स डिक्लेरेशन द एलिमेंट आर सेपरेट by comma and written in curly bracket। यानी कोई भी एलिमेंट है यानी तत्वों को प्रोग्राम के भीतर एरे के लिए असाइन किया गया है, जबकि इसकी घोषणा तत्वों को अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है और मंझला ब्रैकेट में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता दूं, और ये बताने से पहले एक बार आप इसका सिंटैक्स समझ लीजिए कि किस प्रकार से कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो ये कह रहा है सिंटैक्स, देखो सिंटैक्स में कह रहा है डाटा टाइप, ये अपने 1 डायमेंशनल डिक्लेरेशन में भी यही आता था। फिर ये कह रहा है एरे नेम, ये भी आता था, और ये साइज किसकी? एरे की साइज। और फिर उसके बाद इक्वल करके मंझला कोष्ठक बना के लिखना लिस्ट ऑफ वैल्यू, यानी जो साइज दे रखी उसके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इंटीजर मार्क्स ले लिया और यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू को स्टोर किया, इजिकल करके ये मैंने क्या कर दिया मंझला कोष्ठक, और यहाँ पर मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर आप समझो कि किस प्रकार से अपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इनिशियलाइजेशन करने के लिए, कह रहा है कि पहले आ रहा है डाटा टाइप, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ इंटीजर क्या है एक डाटा टाइप। फिर क्या आएगा? एरे का नेम, यहाँ पर एरे का नेम लिख दिया मैंने मार्क्स। फिर मैंने क्या लिखा? एरे की साइज, और एरे की साइज मैंने यहाँ लिख दी 5। फिर क्या करना? इक्वल। फिर बाद में बनाना मंझला कोष्ठक, और इसके अंदर मैंने ये 5 दिया था, यहाँ पर 5 वैल्यू को मुझे स्टोर करना है, यानी वैल्यू ऑफ लिस्ट, यानी फर्स्ट वैल्यू 6, 7, 10, 9 और यहाँ 15, और फिर मंझला कोष्ठक बंद और ये सेमीकोलन से बंद। तो इस प्रकार से कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है, किसका? एरे का। ठीक है, समझ गए। एक और इसमें दूसरी विधि है, वो ये है कि इंटीजर, और यहां पर लिख देता हूं मैं मार्क्स, और यहां पर मैं साइज नहीं लिखता हूं। ठीक है ना, यहां तो मैंने साइज लिख ली, और साइज के बाद आप समझ गए कि मुझे है ना मार्क्स स्टोर करने, और वो कितने? 5 मार्क्स को स्टोर करने, तो कर दिए मैंने 1 2 3 4 5। इस प्रकार से मैंने इंटीजर लिख दिया, मार्क्स लिख लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने साइज नहीं लिखी और सीधी मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया। जैसे मैंने वैल्यू को स्टोर किया 20, 40 और 50 और 9। तो अब आप यहाँ पर साइज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4। समझ गए? तो ये हो जाएगा अपना कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब जो अगला है हमारा वो है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन मतलब ये कहता है कि प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान तत्वों को इसे सौंपा जाता है, यानी रन का मतलब होता है जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के समय उस टाइम जो अपन इनिशियलाइजेशन करते हैं वही रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि देखो लिखा हुआ है
कि एलिमेंट्स आर असाइंड टू इट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी अपन प्रोग्राम को निष्पादन करते समय, यानी तत्वों को जब प्रोग्राम को निष्पादन करने के दौरान तत्वों को इसे सौंप देते हैं, यानी एलिमेंट को इसे दे देते हैं एग्जीक्यूट करते समय, तो उस प्रोग्राम को अपन कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है वो आप एक बार यहाँ देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, यानी अब मैंने ये क्या कह रहा हूं कि मार्क्स है और वो कितने बार आपको दर्शाना है, 5 बार। अब एक की काम को अगर मुझे बार बार करना होगा तो मैं इसलिए बार बार तो कर नहीं सकता क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको शॉर्ट अपनाऊंगा, और शॉर्ट अपनाने के लिए मैं यहाँ पर लूप का प्रयोग करूंगा। यानी लूप ये कहता है कि जब एक ही कार्य को अगर आपको बार बार कार्य करना पड़े, यानी एक ही कार्य को अगर आपको बार बार करना पड़े तो उसके लिए अपन लूप का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लेता हूं मैं फॉर लूप, और मैं यहाँ आई की वैल्यू 0 देता हूं। अब मुझे मार्क्स को कितनी बार दर्शाना, 5 बार। तो यहाँ पर मैं यहाँ आई लेस देन 5 और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी एक तो ये मेथड भी मैं अपना सकता हूं, और एक दूसरा मेथड है, या फिर आप फॉर लूप वही आई की वैल्यू 0 और आई लेस देन इज इक्वल टू 4। अब इसमें और इसमें आप कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है कि ये तो है लेस देन, यानी 5 से कम कितने हो जाएंगे 4, और ये कह रहा लेस देन इक्वल टू यानी 4 के बराबर, तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। जैसे फॉर लूप ले लिया मैंने, और आई की जैसे यहाँ फॉर लूप के बराबर मैंने ये बता दिया कि आई की जो वैल्यू है वो 0, फिर उसके बाद आई लेस देन 10 और फिर आई प्लस प्लस, और इसको स्कैन ऐप करके मैंने इसकी आउटपुट निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि एक यामी एरे में पते की गणना करना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर नहीं, उस लास्ट ईयर में आपका ये पूछा भी गया था कि एक यामी एरे की गणना करने का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, तो किस प्रकार से करते हैं, ये एड्रेस ऑफ आई एलिमेंट बी ए प्लस ई एस कोष्टक आई माइनस एल बी, ये फॉर्मूला है, और ये 1 डायमेंशनल एरे की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बी ए का मतलब होता है बेस एड्रेस ऑफ एरे, यानी एरे का आधार पता। ठीक है, बी ए का मतलब समझ गए, बेस एड्रेस ऑफ एरे, और ई एस का मतलब होता है साइज ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्व का आकार, और आई का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी उस तत्व की सब स्क्रिप्ट जिसके पते की गणना की जानी है। ठीक है, यानी ये अपन आई का मतलब होता है जो अपना एड्रेस कैलकुलेशन करना है वो वाला, और एल बी का मतलब होता है लोअर बाउंड ऑफ एरे, एरे का निचला भाग। और ये अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमेशा एवरी टाइम 0 ही रहता है। ठीक है, अब इसके आगे तो अब जो पढ़ा था हमने वो क्या था, बी ए ई एस, बी ए प्लस ई एस कोष्टक आई माइनस एल बी, यानी बेस ऑफ एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस, फिर इसके बाद ये साइज है, और ये बात जो हमें पत्ते की जो कैलकुलेशन करना वो, और ये है क्या है, एरे की लो बाउंड है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एरे ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड। अब इसके एरे की जो साइज होती है, यानी एलिमेंट की जो साइज होती है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, और वो ये रहता है कि अगर कहीं पर इंटीजर दे रखा है तो वहाँ पर 2 बाइट ही आएगा, और वो 2 बाइट क्या आएगा, जो ई एस होगा वो। ठीक है, और जो करैक्टर अगर दे रखा है तो क्वेश्चन में 1 बाइट ही आएगा, और करैक्टर के अंदर मान लो क्वेश्चन के अंदर फ्लोट दे रखा है तो वहाँ पर 4 बाइट ही साइज आएगी। तो देखो यहाँ पर दे रखा है एक क्वेश्चन है, वो मैं समझा देता हूँ कि व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ 7th एलिमेंट, यानी 7th एलिमेंट की अपन को एड्रेस बताना, और वो भी किसके, इन फ्लोटिंग पॉइंट एरे इम्प्लीमेंटेड इन सी, यानी 7th एलिमेंट है तो आई की जो यहाँ पर, ठीक है, और इसमें ये बताया कि 7th एलिमेंट है और वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो द एरे इज डिक्लेयर्ड एज मार्क्स 10, यानी मार्क्स को 10 को डिक्लेयर किया है, तो द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज 1029। तो देखो यहाँ पर एल बी तो मैंने आपको बताया अगर नहीं दे रखा तो एवरी टाइम 0 ही रहेगा, तो यहाँ एल बी 0 हो गया। यू बी अपर बाउंड, तो ये मार्क्स है, मार्क्स से एक काम कर दो, यहाँ आ जाएगा 9। ई एस का मतलब मैंने बता दिया आपको,
यानी साइज ऑफ एलिमेंट हो गए, और वो कितनी है, यहाँ पर क्या दे रखा फ्लोट, तो फ्लोट की जो साइज है वो क्या फिक्स्ड है, यहाँ पर फॉर, तो यहाँ पर भी फॉर लिख दो। और फिर उसके बाद बी ए हो गया, और बी यानी बेस एड्रेस ये दे रखा आपका, और आई की क्या होगा, जो 7th एलिमेंट ज्ञात करना, तो फिर 6th एलिमेंट यहाँ पर दे दिया। तो ये फॉर्मूला देखो, आई इज इक्वल टू बी ए प्लस ई एस, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू बी ए प्लस ई एस आई माइनस एल बी। अब देखो बी ए की वैल्यू क्या थी 1029 प्लस ई एस क्या था, फ्लॉट की वैल्यू क्या थी 4, और यहाँ पर आई क्या था एलिमेंट 6, और एल बी मैंने आपको बताया 0। तो देखो 129 प्लस 4 कर दो, अब 6 में से 0 गया, पीछे रहा 6, और मल्टीप्लाई कर दो 6 और इंटू 4 कर दो, वो कितने हो जाएंगे 24, और 24 को फिर इससे आप इसमें जोड़ दीजिए, ये इसकी आंसर हो जाएगी 1053 आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम जो एक 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोग्राम नंबर 1, और प्रोग्राम ये है कि वेब टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर 30 स्टूडेंट, यानी 30 स्टूडेंट के मार्क्स के कैलकुलेशन करने का एक 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप 11th में भी पढ़ के आए कि यहाँ पर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी फाइल लगाते हैं एस, फिर उसके बाद इंक्लूड, फिर उसके बाद IO studio.s हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड और conio.s, और फिर उसके बाद मैन फंक्शन, और फिर मंजिला कोष्टक। अब इसके अंदर डिक्लेयर क्या क्या करना है, पहला तो देखो, पहला तो अपने को एक मार्क्स डिक्लेयर करना है, और वो भी कितने 30 स्टूडेंट के। तो मैं यहाँ पर इंटीजर लेता हूँ, और यहाँ इंटीजर के बाद यहाँ लिखता हूँ मैं मार्क्स, और स्टूडेंट कितने हैं 30। फिर यहाँ पर मैंने लूप का प्रयोग करूँगा, क्यों, क्योंकि एक ही कार्य को मुझे बार बार करना पड़ेगा इसलिए। फिर उसके बाद मुझे देखो क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने से पहले मुझे उन सभी मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा। तो इंटीजर, और यहाँ पर लेता हूँ मैं सम, और सम इज इक्वल टू 0, सम की वैल्यू क्या है 0। और फिर यहाँ पर निकालूंगा मैं एवरेज, तो यहाँ लूँगा फ्लॉट, और फ्लॉट में आ जाएगा एवरेज AVG, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो मैंने डाटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया। अब डाटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद अब इसका मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो देखो पहले लिख रहा हूँ मैं प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ लिखता हूँ एंटर द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट, यानी 30 स्टूडेंट के मार्क्स को मैं एंटर कर रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया कि 30 स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट कर रहा हूँ, यानी स्टोर करूंगा। तो 30 स्टूडेंट के मार्क्स को एक साथ अपडेट नहीं कर सकता, इसलिए एक साथ अपडेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर मुझे एक ही कार्य को बार बार करने के लिए आप फॉर लूप का उपयोग करूंगा। तो फॉर लूप आया, फिर मैं बता रहा हूँ आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 30 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्कैन एफ, और स्कैन एफ क्या इंटीजर है, ये आई किस में इंटीजर में, तो यहाँ पर आ जाएगा %d डबल सिंगल एंड, और ये क्या है मार्क्स, तो यहाँ m, और यहाँ आ जाएगा i, ठीक है। फिर मुझे वैल्यू को वापस इनका सभी का क्या करना, प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए फिर मैं वापस फॉर लूप का उपयोग करूंगा, और सेम सिंटैक्स लिखूंगा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 30, i प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना, देखो मार्क्स एंटर हो गया, लूप का उपयोग हो गया। अब मुझे क्या करना, सम निकालना है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एम आई। क्यों आया ये एम आई, क्योंकि यहां पर जब मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा तो इस प्रकार से होगा कि एम का जो फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 1, फिर उसके बाद 2। तो अब ये 30 स्टूडेंट का जो लास्ट एलिमेंट वो क्या होगा, M29। तो इस प्रकार से वो सम जुड़ता जाएगा, यानी फर्स्ट 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से वो 29 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया
अब क्योंकि अपन ने जो मार्क्स दे रखे हैं उन्हीं मार्क्स को जोड़ना है, तो और जो सम की जो वैल्यू वो क्या है 0, तो 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, इस प्रकार से वो एक से एक बढ़ता जाएगा। अब निकालना हमें एवरेज, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एवरेज इजिकल टू, एवरेज में क्या आ जाएगा ये, और इजिकल टू, अब एवरेज निकलेगा जिन सभी संख्याओं को जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सम डिवाइड कितने स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का, यहाँ लिख दिया मैंने 30। अब एवरेज किसके अंदर है, फ्लॉट के अंदर है, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू वो कैसी इंटीजर है, तो अब इसको मैं फ्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डॉट का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारी कोई भी संख्या है वो सारी की सारा जो भी रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसके बाद क्या करूँगा मैं, देखो मार्क्स हमारा स्टोर हो गए, लूप का प्रयोग हमने कर दिया, सम का प्रयोग हमने कर दिया और एवरेज का प्रयोग हमने कर दिया। तो अब हमें क्या करना, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए यानी उन सभी टोटल की एवरेज निकालना, तो प्रिंट ऐप का प्रयोग करूंगा मैं, और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन, और यहाँ पर लिखूंगा एवरेज, और एवरेज किसके अंदर आ रखा है, एवरेज इज फ्लॉट के अंदर, तो इक्वल परसेंटेज एप, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर अल्प विराम, और फिर यहाँ लिखूंगा एवरेज कोष्टक बंद सेमीकोलन से बंद, फिर उसके बाद यहाँ लिखूंगा गेट्स फंक्शन, और फिर जिस सीध में मैंने कोष्टक खोला था मंजिला, उसी सीध के अंदर मंजिला कोष्टक को मैं कर देता हूँ बंद। ये है वन डायमेंशनल का प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, यानी एवरेज मार्क्स को कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार वन डायमेंशनल का एक सेकंड प्रोग्राम और करते हैं, यानी इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट प्रोग्राम सिंगल डायमेंशनल एरे ऑफ 10 सब्जेक्ट मार्क्स, यानी 10 सब्जेक्ट के मार्क्स के वो आपको स्टोर करने। तो सेम प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो हेडर फाइल है वो तो आपको लगानी है, इंक्लूड और studio.s, फिर वापस इंक्लूड और conio.s, फिर उसके बाद मैन फंक्शन, और फिर मंजिला कोष्टक स्टार्ट। अब इसके अंदर अपन स्टोर करना है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर पहले क्या स्टार करना, मार्क्स, तो ये मार्क्स की साइज क्या है 10, ये 10। अब क्या करना, लूप का उपयोग, और फिर यहाँ पर लिखना टोटल, और जो टोटल की जो वैल्यू वो 0। देखो कोई फर्क नहीं, उसमें वहाँ सम लिया था, यहाँ टोटल लिया था, सेम टू सेम है बस। फिर उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं प्रिंट ऐप, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एंटर 10 सब्जेक्ट मार्क्स, 10 सब्जेक्ट नंबर या मार्क्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, इजिकल सेमीकोलन से फिर इसको बंद कर दो। अब ये क्या करूँ, मैं 10 सब्जेक्ट को बार बार तो दोहरा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर फॉर लूप का प्रयोग करूँगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 10 है, और आई प्लस प्लस है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्कैन ऐप का उपयोग करूँगा। ठीक है, अब यहाँ चाहो तो आप मंजिला कोष्टक लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो भले। फिर यहाँ पर परसेंटेज किसमें है, डी सिंगल एंड, और यहाँ क्या एम, तो यहाँ एम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एम तो हमने मार्क्स दिया, लेकिन ज्ञात क्या करना, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एम की जगह क्या आ जाएगा अपने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में यहाँ आ जाएगा आई। ठीक है, कोष्टक कर देता हूँ मैं बंद। अब क्या करना है, मार्क्स हो गया, आई हो गया, अब टोटल करना, तो टोटल इक्वल टोटल प्लस सब्जेक्ट और उसमें आई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि अपन वापस यहाँ पर एक फॉर लूप का उपयोग करेंगे, और यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद अपन प्रिंट ऐप का उपयोग करेंगे, और प्रिंट ऐप से पहले यहाँ पर मैं एक मंजिला कोष्टक बनाऊंगा, क्योंकि ये जो मैं प्रिंट ऐप उपयोग कर रहा हूँ ये मैं सब्जेक्ट आई के लिए ही कर रहा हूँ, और हमें जो ज्ञात करना वो क्या करना, टोटल। ठीक है, तो प्रिंट ऐप परसेंटेज डी सिंगल एंड, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं सब्जेक्ट आई। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको मैं कर दूंगा बंद, और अब हमें क्या करना, टोटल ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं प्रिंट एफ, यहाँ लिखूंगा मैं टोटल इज, टोटल किस में, इंटीजर में, तो परसेंटेज डी सिंगल एंड, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं टोटल। ठीक है, और उसके बाद कोष्टक बंद। अब यहाँ लिखाऊंगा मैं गेट्स फंक्शन सेमीकोलन बंद, जिस लाइन में मैंने कोष्टक खोला था उसी लाइन में ये कोष्टक बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रोग्राम समझाया है, और प्रोग्राम आपको अगर करने भी हैं तो वो मैं आपके
अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम समझाए हैं और ये प्रोग्राम है, ये आपके सामने है कि वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर 30 स्टूडेंट, ये सब प्रोग्राम है आपका, ठीक है। फिर यहाँ तक पूरा हो जाएगा और ये अपना सेकंड प्रोग्राम कौन सा, क्रिएट प्रोग्राम SD एरे ऑफ 10 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। और ये आपको घर से होमवर्क में आपको रिवीजन करना है इसका, आप बैठ के आराम से, और नहीं समझ में आए तो जिस दिन डाउट क्लास लगेगी उसमें अपन डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।